नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 3 सितंबर 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। सबसे पहले आज देख लेते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने हैं। आज जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होने वाला है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिनकी एक स्पेशल बटालियन है, विकास बटालियन, जो कि न्यूज़ में आई है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंदिरा 2020, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एक लास्ट आर्टिकल हमारा होने वाला है जो कि होने वाला है हमास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी को डील करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, कंटेस्ट क्या है, पहले कंटेस्ट समझिए। देखिए क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं और साथ ही साथ एक सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कमेंट किया था अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक फोटो वगैरह शेयर कर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है, और कुछ कमेंट कर दिया था उनके बारे में। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे जो सुप्रीम कोर्ट है वो भड़क गया। इन्होंने बोला कि आपने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को बोला कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जो इमेज है उसे धूमिल करने की कोशिश की है, यानी कि हम आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस दायर कर रहे हैं। ठीक है, केस चलता है, पूरा मैटर चलता है, सुप्रीम कोर्ट सज़ा सुनाती है। ठीक है, लेकिन प्रशांत भूषण का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे एक्टिविस्ट रहे हैं। एक केस आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है ना, उस केस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है प्रशांत भूषण ने। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया प्रशांत भूषण को कि भाई साहब आप माफ़ी मांग लीजिए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे जो भी सज़ा दी जाएगी वो मुझे मंजूर होगी। ठीक है, तो इनके ऊपर केस चलता है और इन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट घोषित कर दिया जाता है कि आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस आपके ऊपर चलेगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का। ठीक है, इनके ऊपर इस केस के चलते ₹1 का फाइन लगाया। ठीक है ना, ₹1 का फाइन लगाया गया जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि अगर आप ₹1 का फाइन नहीं देंगे तो आपको 3 महीने के लिए जेल में जाना पड़ सकता है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी जो लॉ की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो भी आप कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये केस चला, पूरा मैटर हुआ। तो इसको लेकर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट एंड ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसने थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की है कि ये जो केस चला है, ठीक है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है और ये बताता है कि इंडिया में जो है, जो राइट्स होने चाहिए एक व्यक्ति के, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, उनको लेकर थोड़ी सी चिंता जाहिर की है। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम डिस्कस करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। ठीक है, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है आर्टिकल 129 से निकल कर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर चल रहा है, जो भी केसेस चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, केस में जो भी डिस्कशन होगा, उन सबको सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कर सकता है और आने वाले केसेस में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये बात किस में कही गई है, ये बात कही गई है आर्टिकल 129 में। ठीक है, सिमिलर ऐसी ही बात आर्टिकल 215 में कही गई है हाई कोर्ट को लेकर। ठीक है ना, हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। इस केस में, इस आर्टिकल में, माफ कीजिएगा, इस आर्टिकल में एक और बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट को इंप्रूव कराने के लिए, यानी इंप्लीमेंट कराने के लिए, अपने जजमेंट को इंप्लीमेंट कराने के लिए जो भी डायरेक्शन लेना चाहे वो ले सकता है, और अगर कोई उनके डायरेक्शन को नहीं मानता है तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा भी लगा सकता है, लोगों को पनिश भी कर सकता है। ठीक है, कंटेम्प्ट की बात, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार है कंटेम्प्ट का पनिश करने का, वो आर्टिकल 142 से भी निकल कर आता है। ठीक है, यहां पर हमने पूरा समझा कंटेम्प्ट के बारे में, ऑलराइट, कि कौन से आर्टिकल में कंटेम्प्ट को लेकर बात कही गई है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक कहीं पर भी ये डिफाइंड नहीं है कि कंटेम्प्ट होता क्या है। ठीक है, इसके लिए अलग से एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, यानी कि एक लॉ लाया गया था, एक एक्ट बना है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट
1971, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो दोनों चीज़ें हैं कंटेम्प्ट की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो या फिर सिविल कंटेम्प्ट हो, दोनों ही कंटेम्प्ट है। यानी कि अगर आप अदालत की बात, कोर्ट की बात मानने से मना कर देते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चलता है। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब लगता है जब कोर्ट को ऐसा लगे कि आपने कोर्ट की इमेज को खराब करने की कोशिश की है। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट में आप फाइन देकर छूट सकते हैं। ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस में आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, और फाइन तो रहेगा ही। ठीक है, और दोनों भी हो सकता है, फाइन प्लस जेल। ऑलराइट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। सिविल कंटेम्प्ट में आपको माफ़ी वगैरह मांगना पड़ सकता है और फाइन वगैरह लगाकर कोर्ट माफ छोड़ सकता है। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के बारे में। ठीक है, देखिए ये ना एक एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में। ठीक है, मकसद क्या है इसका? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफेंड करती है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड इनको डिफेंड करने का काम करती है। और इसको कभी भी ऐसा लगता है कि इस एरिया में, दुनिया के इस देश में थोड़ा सा गलत हुआ है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है किसी भी प्रकार से, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस नहीं करने दिया गया है, तो ये अपनी बात को आगे रखता है। ठीक है, एक्सप्रेस करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, बहुत फेमस प्लेस है। फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिया है, टू डेवलप नेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड थ्रू द लॉ। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, कंटेस्ट क्या है? देखिए रिसेंटली क्या हुआ, चाइना की फोर्सेस ने दोबारा से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ठीक है, कुछ हरकत की। ठीक है ना, लद्दाख वगैरह पर उन्होंने कब्जा वगैरह करने की कोशिश की। तो उसका जवाब में स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की एक बटालियन है जिसका नाम है विकास बटालियन। इन्होंने करारा जवाब दिया चाइना को और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 14 नवंबर 1962। ठीक है, 1962 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर। ठीक है, जब इंडिया चाइना वॉर होता है तो उसके बाद ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि एक स्पेशलाइज्ड विंग होनी चाहिए, एक ऐसी स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो कि कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सके टफ रीजन्स में जाकर। ठीक है, तो इसी मकसद से इस फोर्स को बनाया गया। ठीक है, ये जो फोर्स है आपकी, ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क नहीं करती है। यानी कि जैसे कि आपकी आर्मी वगैरह हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, जो आपकी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज है तो वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। वैसे ही जो सेंट्रल स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज हैं ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क नहीं करती और डायरेक्ट रिपोर्ट करती है कैबिनेट सेक्रेटरीट को। ऑलराइट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है इन पर। इन्हें हेड किया जाता है एक इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि एक सेम रैंक का ऑफिसर होता है आर्मी में, जिसकी रैंक होती है मेजर जनरल की। ऑलराइट, ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं आपकी स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, ये बहुत सारे अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी टेररिस्ट ने अटैक किया है तो उसको भी काउंटर ही कर सकती हैं। ठीक है, या तो फिर आपकी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वाले जो ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे ऑपरेशंस भी ये फोर्सेस चलाती है। ठीक है, बहुत वर्सेटाइल फोर्सेस है और बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस है। ठीक है, इसमें वुमेन जो हैं वो भी सोल्जर्स की भूमिका निभा सकती हैं। और अगर हम बात करें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, तो ये इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं होती है, बट जब ये ऑपरेशंस कंडक्ट करती है ना, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कंडक्ट करती है, तो जो आर्मी का जो हेड होता है वो इनके ऑपरेशन को लीड कर सकता है। ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की खुद की ट्रेनिंग होती है, ये खुद से ही अपने रिक्रूटमेंट्स करती हैं। ऑलराइट, और इनका खुद का जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस का, स्पेशल जो फोर्सेस है आपकी, इनका खुद का क्या है, अलग से ऑफिस भी है। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड है इंदिरा 2020। ठीक है, क्या कंटेस्ट है? देखिए इंदिरा 2020 क्या है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, किन के बीच में कंडक्ट की जाती है? तो इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, क्या हुआ था कि पहले ये कंडक्ट होने वाली थी आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। ठीक है, लेकिन अब ये होने वाली है कहाँ पर हेल्ड होने वाली है? तो अंडमान सी में। ठीक है, हमारे लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर ही आपका इंडोनेशिया है, मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है, यहाँ पर आपका मलेशिया है, ठीक है ना, यहाँ बीच में है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है, ठीक है, कहाँ पर है, किसके बीच में आता है, कौन सी कंट्री इसको डिवाइड करता है। और यहाँ पर है आपका अंडमान सी, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, वहीं पर ये आपकी अंडमान सी। ऑलराइट, तो लोकेशन अच्छे से देख लीजिए। हमें सीरीज़ की ये जो पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है इसके बारे में डिस्कस करें तो ये स्टार्ट की गई थी 2003 में, ठीक है। ये स्टार्ट की गई थी एज अ बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज, यानी कि पहले सिर्फ इंडिया और रशिया की जो नेवीज़ हैं वो आपस में इसमें पार्टिसिपेट किया करती थी, ठीक है। लेकिन 2017 में इसे फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बनाया गया, यानी कि ट्राई सर्विस में पहले सिर्फ नेवी परफॉर्म कर रही थी, अब जो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों इसमें भाग ले सकती हैं। ऑलराइट, चलते हैं आगे और आगे चल के डिस्कस करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ठीक है ना। देखिए ये ना शायद मैंने यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है ना, इंडेक्स में है ना, यहाँ पर मैंने इंडेक्स में ऐड नहीं किया है तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। कंटेस्ट क्या है, देखिए एक डॉक्टर थे आपके कफील खान, ठीक है ना। क्या हुआ था, जब सीएए को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने एक स्पीच दी थी, ठीक है। उस स्पीच को लेकर जो आपकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने इनके ऊपर इन्हें गिरफ्तार कर लिया, इन्हें डिटेन कर लिया अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ऑलराइट, इस एक्ट के अंदर इनको डिटेन कर लिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब जो हाई कोर्ट है, ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि आप जो हैं डॉक्टर कफील खान को और ज़्यादा दिनों तक डिटेन कर नहीं रख सकते और उन्हें अभी के अभी रिलीज़ किया जाए, ठीक है। अगर हम इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझें तो देखिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 में, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंदिरा गांधी ने। ऑलराइट, इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति को डिटेन्ड कर सकती थी, ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो खतरा हो सकता है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ऑलराइट, ठीक है। डिटेन करने का जो ऑर्डर्स हैं वो कौन दे सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है, ठीक है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो इसका ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर एक व्यक्ति को 12 महीने यानी कि 1 साल तक डिटेन्ड करके रखाया जा सकता है बिना कोर्ट में पेश किए। एक्चुअली कोर्ट में बिना पेश किए नहीं, उसको 1 साल तक डिटेन करके रखा जा सकता है और उसको बिना बताए कि हमने आपको डिटेन क्यों किया है ये बताने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है ना। हम डिस्कस करते हैं इस एक्ट के बारे में। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है। ये जो एक्ट है एक प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, अथॉरिटीज़ को कि वो एक ऐसा पर्सन जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्म कर सकता है, खतरा बन सकता है, उसको डिटेन कर लो, ठीक है। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में 2 प्रकार की डिटेंशन को बताया गया है। एक है आपकी प्यूनिटिव डिटेंशन, एक है आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है, ये जो आपकी प्यूनिटिव डिटेंशन होती है उस समय व्यक्ति को क्राइम होने के बाद डिटेन किया जाता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्राइम होने से पहले ही डिटेन कर लिया जाता है कि शक होता है हमें कि ये व्यक्ति जो है आगे चल के कोई खतरा पैदा कर सकता है, तो पहले ही उठा लो इसको, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक्ट में ये बात की गई है। ऑलराइट, इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन ये भी है कि द पर्सन डज नॉट नीड टू बी चार्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिटेंशन, ठीक है ना, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं लगेगा, बस उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना। द गोल इज टू प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। ऑलराइट, ठीक है। 1980 में आया था, कौन लेके आई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेके आई थी, पॉइंट याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति को 10 दिनों के लिए डिटेन किया जा सकता है विदाउट टेलिंग हिम कि उन्हें डिटेन क्यों किया गया है। ऑलराइट, मैंने शायद यहाँ पे गलत बोल दिया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। 10 दिनों के लिए उसको डिटेन कर सकते हैं और उनको बताएंगे भी नहीं, ठीक है, कि हमने आपको डिटेन क्यों किया है 10 दिनों के लिए। ऑलराइट, ठीक है। जो व्यक्ति है वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में उसकी डिटेंशन के अगेंस्ट, बट वहाँ पे वो लॉयर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं मिल सकती, ठीक है ना, वो खुद जाके बात करेगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है हमास से।
देखिए बीते कुछ सालों में एक क्वेश्चन पूछा गया था किसके द्वारा, एमपीपीएससी के द्वारा, ठीक है। यूपीएससी में तो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आया, लेकिन एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह वो कहाँ की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि किस देश की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि वो इजराइल की हैं, ठीक है, इजिप्ट की हैं, सूडान की हैं, अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेट पीएससी में, अगर आप स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस देश से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर जो आपकी हम्मास है, ये न्यूज़ में आए हैं रिसेंटली, ठीक है। ये जो है ये बिलोंग करते हैं पैलेस्टीन, यानी कि जो पैलेस्टीन कंट्री है आपकी, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा पैलेस्टीन, इजराइल और गाज़ा पट्टी, यानी कि गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है ना। यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, बीच में आपका इजराइल है और यहाँ पे पैलेस्टाइन है, ठीक है। तो ये लोग जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इजराइल से फाइट करते हैं, ठीक है ना। इजराइल के अगेंस्ट इनका काम है और ये चाहते हैं कि पूरे उस रीजन में इजराइल को हम एलिमिनेट कर दें वहाँ से और अपना रूल इस्टेब्लिश करें, ठीक है ना। एक पैलेस्टाइन स्टेट बनाएं वहाँ पर, ठीक है। ये जो है गाज़ा स्ट्रिप को इंडिपेंडेंटली गवर्न भी करते हैं, ऑलराइट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमास जो है वो कहाँ की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलराइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आपके रिव्यूज़ बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए और हमें मोटिवेट करते हैं कि हम जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।